राइट्स प्रॉपर, वहां से शुरुआत करते हैं। समता के अधिकार, राइट्स टू इक्वालिटी है, यह है अनुच्छेद 14 से 18। अब इसको हम एक साधारण वर्गीकरण करें, इसका सैद्धांतिक पक्ष एक है और एक व्यावहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष हो गया अनुच्छेद 14 और व्यावहारिक पक्ष हो गया अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो 14 में हमारे लिए है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में है कुछ आधारों पर विभेदीकरण का प्रतिषेध। इसमें है रोजगार के अवसरों में समानता, इसमें है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ये हमारे पास जो 5 हमारे जो अनुच्छेद हैं समता के अधिकार में, उनका वर्गीकरण इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें हमें देखना यह है कि समानता का अर्थ क्या होता है भारत में और समानता की प्रकृति कैसी है। तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 14 को समझने की आवश्यकता है। दो अवयव हो गए इसके, एक हो गया विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। लॉ ही सुप्रीम है, यह इसका अर्थ है जो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। और ब्रिटेन से प्रेरित संकल्पना है यह विधि के समक्ष समानता, और इसका अर्थ है समान समूहों में समानता अथवा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। परिस्थितियां अगर एक समान है तभी व्यवहार समान होगा।
और यह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम 1868 की धारा 1 से प्रेरित है। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा और विधि सर्वोच्च है, यह सिद्ध होगा। अब इसके साथ साथ यह जो पूरा का पूरा प्रावधान है, ये दो अन्य दस्तावेजों से जुड़ता है, या उसको हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली से जुड़ता है। एक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुच्छेद 7 और नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र 1966 का अनुच्छेद 14। तो यह भी कहा जाएगा कि इसका संबंध मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद 7 तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा पत्र 1966 के अनुच्छेद 14 से स्थापित है। यह एक बात अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में हमें दिखाई देती है, और इस पूरी व्यवस्था को देखकर हमें यह बताना है कि भारत में समानता की स्थिति क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो भारत में जो समानता है, उसका अर्थ है विभेदीकरण का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी आधार पर जिनका उल्लेख आगे है उस पर विभेद नहीं करना, यही समानता का अर्थ है। और विभेदीकरण का अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति या परिवार के साथ पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार, प्रेजुडिस्ड बिहेवियर अगर हमने किया है तो वह कहा जाएगा कि विभेद है। तो विभेदीकरण को रोकना है, मतलब हम किसी भी व्यक्ति या परिवार के साथ पूर्वाग्रह रखकर कोई व्यवहार नहीं कर सकते, तभी जाकर समानता सिद्ध होगी। अब इसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? वो यहां है कि समान समूहों में समानता लाई जा सकती है, असमान समूहों में समानता नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या है कि अगर समूह ए, बी, सी और डी 4 समूह हैं अलग अलग स्तर पर, तो इनके बीच समानता नहीं लाई जा सकती वर्टिकल। जब भी लाएंगे तो ए के अंदर जितने लोग हैं इनमें, बी के अंदर जितने लोग हैं इनमें, सी के अंदर जितने लोग हैं इनमें, इसमें समानता ला सकते हैं क्षैतिज स्तर पर। लंबवत समानता नहीं लाई जा सकती। तो इसका यह कहा जाएगा प्रकृति क्षैतिज समानता है या हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी है।
इसी को कहते हैं अर्थपूर्ण समानता। सब्सटैंटिव इक्वालिटी। और इसका अर्थ होता है विषमता दूर कर समानता सुनिश्चित करना। विषमता दूर करेंगे तब समानता सुनिश्चित होगी, उसी को क्षैतिज समानता कहते हैं। जैसे हमने यह लिखा है कि कुछ आधारों पर विभेदीकरण का प्रतिषेध है, यह तो समानता की परिभाषा हो गई। रोजगार के अवसरों में विभेद नहीं कर सकते, यह कहा जा रहा है। अस्पृश्यता का अंत करेंगे तब विषमताएं दूर होंगी, और उपाधियों का अंत करेंगे तब भी विषमताएं दूर होंगी। तो विषमता दूर करके हम अगर समानता लाना चाहते हैं, वही दृष्टिकोण है हमारे यहाँ समानता का, और वही अर्थ है समानता का। इस आधार पर हम राइट टू इक्वालिटी को समझ सकते हैं। अनुच्छेद 14 और उसके अनुरूप प्रक्रियात्मक जो उसका भाग है, जो कार्यात्मक पक्ष है या व्यवहारिक पक्ष है 15, 16, 17, 18, उसको समझ सकते हैं। और यह कहा जाएगा कि चूंकि भारत में विधि के समक्ष समता है, अतः इसका अर्थ है कि भारत में विधि सर्वोच्च है, और उसका कारण यह है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, और उसी से हम विधि के शासन की स्थापना करते हैं। और यह प्रावधान विधि के समक्ष समानता का प्रावधान पहला भाग 14 का ब्रिटेन से प्रेरित है। दूसरा भाग जो समान समूहों में समानता या समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है, वो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 की धारा 1 से प्रेरित है, जो क्षैतिज समानता की बात करती है या हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी की बात करती है। और यही हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी इसेंशियली सब्सटैंटिव है, अर्थपूर्ण है, जिसका मतलब होता है कि हम विषमताएं दूर करके समानता सुनिश्चित करेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 14 का। अब अनुच्छेद 14 से 3 बातें सामने आती हैं और 3 सिद्धांत सामने आते हैं, जिन पर चर्चा करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 14 के प्रावधानों से विकसित सिद्धांत। पहला है विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ। दूसरा है नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस। और चौथा है विवेकपूर्ण वर्गीकरण। रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये 3 सिद्धांत हैं जो इससे बाहर आते हैं। अब एक एक करके देखें। रूल ऑफ लॉ। इसका जो सैद्धांतिक या वैचारिक पक्ष है, वह है विधि की सर्वोच्चता, जो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। एक बात तो यह हो गई। दूसरा यह कहा जा रहा है कि
विधि के शासन की जहां तक बात आती है, ऐसी मान्यता है कि इस संकल्पना को सर्वप्रथम एडवर्ड कोक ने विकसित किया था। ऐसी मान्यता है, 100% नहीं कह सकते। 16वीं शताब्दी में इसकी व्याख्या की थी एडवर्ड कोक ने, और उसके बाद एवी डाइसी ने, जो हमारे संविधान की बात है उसमें एवी डाइसी ने इस पर बात कही और यह कहा कि विधि जो होगी वह सर्वोच्च होगी और निरपेक्ष होगी। देयर इज नो एक्सेप्शन, लॉ इज द सुप्रीम, दैट इज वन। दूसरा, विधि के समक्ष समानता होगी, क्योंकि विधि सर्वोच्च है इसलिए सभी व्यक्ति विधि के समक्ष एक समान है। और तीसरा है कि जो विधि का मूल तत्व है उसी का प्रभुत्व होगा। तो बात घूम फिर कर वही आ जाती है एक ही जगह। तो यह कहा जाएगा कि एवी डाइसी के अनुसार विधि के शासन के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो पहला है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और तीसरा है विधि का मूल तत्व क्या है, लीगल स्पिरिट क्या है। विधि का मूल तत्व जो होगा, जो विधि का मूल तत्व क्या है, यही है। तो विधि के मूल तत्व का प्रभुत्व है, प्रीडोमिनेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये कहा डाइसी ने। इस आधार पर हम विधि के शासन को समझ सकते हैं आसानी से। अब विधि के शासन को लागू करने के लिए विधि के शासन को लागू करने वाले कारक या प्रक्रिया कह सकते हैं। पहली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और दूसरी है यथोचित या सम्यक विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या हुई कि जब भी विधि बनाई जाएगी किसी विधायिका के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख होगा और वही प्रक्रिया तर्कपूर्ण, न्याय संगत और निष्पक्ष होगी। इसी आधार पर हम विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 21 में यह लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता। तो जापान का जो संविधान है 1946 का, उसके अनुच्छेद 31 से यह संकल्पना प्रेरित है भारत में। इसमें कहा जाएगा कि
विधायिका द्वारा बनाई गई विधि में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा शासन उसका संचालन है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि यही प्रक्रिया न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत है। भारत में इस पदावली फ्रेज का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है तथा यह जापान के संविधान 1946 के अनुच्छेद 31 से प्रेरित है। तीन बातें हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ होता है नाम ही है यथोचित, जैसा उचित है। यह कहा जाएगा कि बदलती परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार विधि निर्माण करना है, जिसमें दो तरह की बात की जाएगी। तो दो तरह की प्रक्रिया होगी। एक को कहते हैं प्रक्रियात्मक यथोचित विधि प्रक्रिया, प्रोसीड्यूरल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और दूसरी है अर्थपूर्ण यथोचित विधि प्रक्रिया, दैट इज सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दो बातें। तो प्रक्रियात्मक विधि प्रक्रिया जो है वह विधि में जो प्रक्रिया है उसी की बात करेगा कि जैसे जैसे आवश्यकता पनपेगी वैसे वैसे उस प्रक्रिया का प्रावधान विधि में किया जाएगा और उस तरीके से प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाएगा और प्रक्रियात्मक गारंटी दी जाएगी। यह कहा जाएगा कि आवश्यकता अनुसार विधि में प्रक्रियात्मक गारंटी दी जाएगी और इसमें कहा जाएगा बदलते परिवेश में न्यायालय द्वारा नए अधिकारों की पहचान की जाएगी, जो कैसी हो सकती है, आर्थिक या गैर आर्थिक दोनों हो सकती है। तो यहां कहेंगे अर्थपूर्ण यथोचित विधि प्रक्रिया या सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दो तरह का होगा। एक है
आर्थिक अर्थपूर्ण यथोचित प्रक्रिया। अर्थ हो गया, अंग्रेजी में हो गया इकोनॉमिक सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस। जैसे अधिकार क्या हो गए? आजीविका, भोजन, रोजगार, विकास आदि के अधिकारों की पहचान हो गई। और दूसरा है गैर आर्थिक अर्थपूर्ण यथोचित प्रक्रिया। नॉन इकोनॉमिक सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस। जैसे निजता का अधिकार, अब कहा जाए कि यह जो स्थिति है ड्यू प्रोसेस की, तो भारत में क्या स्थिति है? मूलतः विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रचलन है, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के बाद यथोचित विधि प्रक्रिया भी प्रचलन में है। इस तरीके से हमने विधि के शासन की बात कही है और दोनों तरह की विधि प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध है।